मित्रों, स्वागत करता हूं आपका JVNCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा INIFS के क्रैश कोर्स का डे 1 है और आज हम लोग यूनिट 1 को, जो कि बेस्ड है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे टेबल के माध्यम से, बुलेट पॉइंट के माध्यम से। यानी बुक में दोस्तों ये 15 पेज का जो कंटेंट है उसको मैं मात्र 3 पेज में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होगा। रिविजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण PDF आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं और उसको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, ध्यान से आप अपना 10 से 15 मिनट दीजिए और निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। आप जब इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे यदि आप इस वीडियो को अंतिम तक देख। कोर्स में हम एक सुपर यील्ड टॉपिक इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशनिंग को डिस्कस करेंगे। ये वो नंबर है जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबसे पहले कि 1000 AD, राइट, लिखा है ना 1000 AD। 1000 AD में क्या हुआ, इंडिया और चाइना 50.5%, मतलब 1000 AD में दुनिया की GDP का हाफ से ज्यादा, एग्जैक्टली कहा जाए तो 50.5% सिर्फ इंडिया और चाइना मिलकर जनरेट करते थे। मतलब दोस्तों कहा जाए तो प्री कॉलोनियल एरा में एशिया वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस, राइट। प्री कॉलोनियल एरा में दोस्तों जो एशिया था वो क्या था, वो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था, राइट। फिर आता है हमारा 1600 AD, यानी दोस्तों फिर 10,000 AD, 1000 AD की हमने बात की। 1000 AD में इंडिया और चाइना 50.5% जनरेट करते थे, GDP का हाफ से ज्यादा, मतलब प्री कॉलोनियल एरिया में एशिया वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। फिर आता है 1600 AD, जिसमें भारत का जो शेयर था, तो 1600 तक पिक्चर थोड़ी सी चेंज होती है। इंडिया का वर्ल्ड GP शेयर गिरकर 23% तक हो जाता है, जबकि चाइना 29% पर रहता है। फिर भी इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक फोर्स बनी हुई थी, राइट। तो ये 1600 ईस्वी की बात हो रही है। फिर 1700 में दोस्तों इंडिया पीक पे था, इंडिया 24.4% था, राइट। तो ग्लोबल GDP का लगभग 22.5 24.4%। ये वो टाइम था जब भारत की हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा था कि भारत की जो हैंडीक्राफ्ट थी, भारत की जो टेक्सटाइल थी और ट्रेड थी, दुनिया भर में डिमांड में थे। फिर आता है 1820 AD, यानी दोस्तों 16.1% पे गिर गया। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वेस्टर्न मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट के का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है। किसका इम्पैक्ट दिखता है जी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और दोस्तों मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है। भारत का शेयर गिरकर कितना हो गया, 16.5%, यानी 16.1%। यहाँ से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। फिर 1947 में दोस्तों गिरकर मात्र 3% रह गया। दोस्तों इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में इंडिया का GDP शेयर मात्र 3% रह गया। द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री थैंक्स टू द एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका सबसे एग्रेसिव कॉलोनियल इंपैक्ट, राइट। यहाँ पे एग्रेसिव कॉलोनियल इंपैक्ट के कारण दोस्तों देख सकते हैं आप क्या इंपैक्ट पड़ा, GDP कंट्रीब्यूशन का मात्र 3% रह गया। फिर 2021 में दोस्तों ये रिकवर हुआ है, 7.5% तक पहुंचा है। IMF का डेटा के हिसाब से इंडिया दोबारा ऊपर उठकर 7.5% ग्लोबल शेयर तक पहुंच गई है। और जो प्रेजेंट PPP है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। मतलब आज की डेट में परचेज पावर पैरिटी जो होती है उसमें इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। पहले पे USA है, दूसरे पे चाइना है। तो हमने क्या देखा कि 1000 AD में 50.5% इंडिया चाइना मिला के, 1600 AD में इंडिया 23%, 1700 AD में 24.4%, 1820 में 16.1%, 1947 में 3% और 2021 में 7.3%। प्रेजेंट PPP जो 3rd लार्जेस्ट है वो भारत का है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ये जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, सब कुछ आपको मिलता है हमारे क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में पहले आपको इस तरह के PDF मिलते हैं जिसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको वीडियोस के माध्यम से समझाया जाएगा सिंपल भाषा में। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, आप वीडियो देखेंगे। डेली आपको क्विज कंडक्ट करवाया जाता है फोल्डर के फॉर्मेट में। आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं और दोस्तों उसके बाद 2 से 3 क्विज होता है, यानी आपको 1 से 1.5 घंटा डेली का देना है। निश्चित रूप से जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डेली बेसिस पर, 75 दिन का टारगेट है हमारा इस क्रैश कोर्स का। निश्चित रूप से JIB निकलेगा पहले अटेम्प्ट में यदि आप इस क्रैश कोर्स में एक प्रॉपर वे में सिक्वेंसली फॉलो करते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में दोस्तों क्रैश कोर्स का लिंक अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनकम क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड बैंक की इनकम क्लासिफिकेशन। इसको मैं 2 मिनट दीजिए, मैं क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं। सबसे पहले लिखता है लो इनकम कंट्री। तो इनका जो PCI रेंज है ये डॉलर में, वो क्या है, पर कैपिटा इनकम PCI मतलब हुआ। इनका जो रेंज है वो कितना है, $996, बिलो द $996।
यानी दोस्तों जिनकी पर कैपिटा इनकम $996 से नीचे होती है, ये सबसे बेसिक इनकम ग्रुप होता है। ये सबसे ज्यादा बेसिक इनकम ग्रुप होता है हमारा लो इनकम ग्रुप। फिर आता है लोअर मिडिल इनकम, इनका होता है 996 टू 3895। इसमें वो देश आते हैं जिनका पीसीआई 996 से लेकर 3895 के बीच होती है। बहुत सारे डेवलपिंग नेशन इसी ब्रैकेट में होते हैं, राइट। तो मैक्सिमम जो हमारे डेवलपिंग नेशन है वो इसी ब्रैकेट में होते हैं, प्लीज याद रखिएगा। फिर आता है हमारा अपर मिडिल इनकम, ये $3895 के ऊपर वाला होता है, जिनका पर कैपिटा इनकम 3895 से ऊपर होती है। इनको हाई ग्रोथ डेवलपिंग इकोनॉमी भी बोला जाता है, राइट। इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी हाई रहती है, हाई ग्रोथ डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर आता है हमारा हाई इनकम, जो कि हाईएस्ट ईयर है, यानी लास्ट ग्रुप आता है हाई इनकम कंट्री। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट इकोनॉमी होते हैं, जिन्हें सबसे टॉप टीयर बोला जाता है, राइट। इनको क्या कहते हैं हम लोग, टॉप टीयर बोलते हैं, समझे बात को। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2019 के हिसाब से 1891 थी। मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी 2019 के हिसाब से $1891 थी, इसीलिए इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। आप देख लीजिए ना, 1800 इनकम इस कैटेगरी में आएगा, लोअर मिडिल इनकम, ठीक है। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई। तो लो इनकम में कितना है दोस्तों, 996 से कम, लोअर मिडिल में 996 से 1000 मान के चलिए ना, 1000 एक रफ आइडिया याद रहेगा, ठीक है ना। इसको 1000 ले लीजिए, $1000 से कम है तो लो इनकम। 1000 से लेकर मान के चलिए कि 3900, तो मिडिल इन लोअर मिडिल इनकम। 3900 के ऊपर तो अपर मिडिल इनकम, और बहुत ही ज्यादा है तो हाई इनकम आएगा, ठीक है। चलिए, और इंडिया का जो था वो कितना था, लगभग 1900 था। 1900 जो है हमारा लोअर मिडिल इनकम में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात करते हैं। दोस्तों एक इकोनॉमी का रियल डेवलपमेंट तब समझ में आता है जब हम उसके स्ट्रक्चरल शिफ्ट को देखते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था का रियल डेवलपमेंट तब समझ में आएगा ना जब हम उसके स्ट्रक्चरल शिफ्ट को देखेंगे। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से सर्विस तक का जर्नी। चलिए इसको एकदम सिंपल क्रैश कोर्स स्टाइल में समझते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 1950 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद प्रधान थे जिसको बोलते हैं, नंबर याद रखिएगा। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो देख सकते हैं जीडीपी में 53.1% था, इंडस्ट्री का 16.6, सर्विसेज का 30.3। क्लियर है, भारत की आधी इकोनॉमी खेती पर डिपेंडेंट निर्भर थी, वो आप देख ही सकते हैं। फिर 80 से 81 में क्या हुआ कि बैलेंस शिफ्टिंग हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज होना स्टार्ट होता है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन गिरकर 36.1% पे आ जाता है, इंडस्ट्री का बढ़कर 25.9, सर्विस का बढ़कर 38 हो जाता है। यानी इकोनॉमी धीरे धीरे इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ मूव कर रही थी। फिर 2020-21 का डेटा है, एग्रीकल्चर ये मॉडर्न इंडिया का में पिक्चर टोटली फ्लिप हो जाती है। एग्रीकल्चर मात्र 20%, इंडस्ट्री भी लगभग 20% है, सर्विस का लगभग 60% है। यानी सर्विस जो है इंडियन जीडीपी को डोमिनेट कर रहा है। आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम, टूरिज्म, लॉजिस्टिक सब रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट का लॉजिक की बात कर लें तो डेवलपमेंट का सिंपल सा रूल याद रखिएगा कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है एग्रीकल्चर शेयर घटता है, ये चीज आप नोटिस कीजिए। और दोस्तों इंडस्ट्री सर्विस काफी तेजी से बढ़ती है, और लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर एवरी डेवलपिंग नेशन है सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। तो जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल यही है, लॉन्ग रन गोल यही है कि हमारा जो टर्टरी सेक्टर है, यानी जो हमारा सर्विस सेक्टर है, राइट, ये डोमिनेट करे, सर्विस सेक्टर डोमिनेट करे, ये ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा ब्रिटिश पीरियड जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन एंड फेजेस। दोस्तों अब बात करते हैं उस एरा की जहां पे इंडिया की इकोनॉमी का सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पीरियड, जिसे हम इकोनॉमिक ड्रेन का टाइम भी बोलते हैं, या तो ब्रिटिश पीरियड बोलिए, इकोनॉमिक ड्रेन भी बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए फैक्ट टेबल यही कर रहा है कि दोस्तों ये नंबर एग्जाम में बहुत फेवरेट होते हैं। लिटरेसी देख सकते हैं आप, लिखा है लेस देन 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब सिर्फ 1/6 से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। एजुकेशन को ब्रिटिश ने इंटरनेशनली इग्नोर ही कर दिया था, देख रहे हैं ना। टोटल जो आबादी था उसका मात्र एक छठा से भी कम लोग पढ़े हुए थे। फिर था दोस्तों नेशनल इनकम 1867 से 68 कितना था जी, 340 करोड़, मतलब इंडिया की टोटल इनकम ही थी 340 करोड़। इमेजिन कीजिए एक पुअर सिविलाइजेशन रिड्यूस टू दिस नंबर, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन को इस नंबर पे रिड्यूस कर दिया था। पर कैपिटा इनकम थी 20 रुपया पर एनम। देखिए कब का डेटा है, 1867 का डेटा है, राइट। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। फिर 1947 में यह बढ़कर 250 रुपया पर एनम पे आया। इंडिपेंडेंस के टाइम जो पीसीआई बढ़कर 250 रुपया पर एनम बढ़ा, लेकिन अभी भी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। फिर दोस्तों हमने क्या देखा कि 1950 में एग्री का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, 2020-21 में सर्विस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। डेवलपमेंटल का रूल यही है कि एग्री घटेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा, सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। ब्रिटिश का इंडिया का जो पीसीआई था वो आप देख सकते हैं कितना था, 20 रुपया से 250 रुपया हुआ, ठीक है।
और लिटरेसी 1 से भी कम था, 1/6 से भी कम था। NI जो आपका नेशनल इनकम था 67 में, वो 340 करोड़ था। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं रूल फेजेस। तो वही चीज यहाँ पे इकोनॉमिक ड्रेन की बात की गई है। तो उसके बाद आता है दोस्तों रूल फेजेस। रूल फेजेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1757 आपने सुना होगा दोस्तों। इस पीरियड में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश रूल का ब्रेकडाउन समझना टफ लगता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तीन मेजर फेजेज हैं यहाँ पे। एक तो लिखा है 1600 टू 1757, जिसको बोलते हैं अर्ली पीरियड बोलते हैं, EIC का फॉर्मेशन। तो इस पीरियड में क्या हुआ कि हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ ट्रेड करने आई थी, राइट। इस पीरियड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड करने आई थी, जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इंडिगो। पॉलिटिकल पावर अभी कुछ नहीं था, ये बेसिकली एंट्री फेज था। फिर आता है 57 टू 1857। अब देखिए 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी था, सब कुछ बदल देता है। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेडिंग फर्म से बढ़कर रूलिंग अथॉरिटी बन जाती है। आई थी तो ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ इसने सब कुछ बदल दिया। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग अथॉरिटी बन गई। इस पीरियड को एक्सप्लॉयटेशन एरा भी कहा जाता है। देखिए लिखा है ना एक्सप्लॉयटेशन एरा, राइट। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, लैंड टैक्स, फोर्स कल्टीवेशन, सब यहीं स्टार्ट होता है। फिर 1858 के बाद क्या हुआ, क्रॉन रूल आया। लिखा है ना 1858 ऑनवर्ड क्रॉन रूल। क्रॉन रूल का मतलब क्या हुआ, तो इसकी 1857 का जो रिवॉल्व था, इसके बाद कंपनी का रूल खत्म। 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को डायरेक्टली रूल करना शुरू किया, राइट। तो जो ब्रिटिश क्राउन है, इन्होंने इंडिया को डायरेक्टली रूल करना शुरू किया। रेलवे, पुलिस, आर्मी का एक्सपेंशन इसी फेज में होता है। फिर आता है हमारा होम चार्ज, जो बिगेस्ट वेल्थ ड्रेन था। तो अब बात करते हैं ब्रिटिश लूट की सबसे पावरफुल मैकेनिज्म की, जिसको नाम क्या दिया गया, होम चार्ज। ये ब्रिटिश का सबसे बड़ा लूट था। देखिए ये वो पैसा था जो हर साल इंडिया से यूके ट्रांसफर होता था। सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, रेलवे गारंटी, बेसिकली कॉलोनियल एक्सपेंसेस का फुल बिल इंडिया भर रही थी। समझ रहे हैं, कुछ पैसा जो है ना इंडिया से हमेशा हर साल जाता था, तो कॉलोनियल एक्सपेंस, कॉलोनियल में जो खर्चा हो रहा था उसका बिल कौन भर रहा था, भारत भर रहा था। ठीक है, तो नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है कि 1856 में ट्रांसफर देख सकते हैं कि 3.5 मिलियन पाउंड एनुअली यूके भेजा जाता था। ठीक है, 1930 का जो होम चार्ज था वो 40 पाउंड से 50 मिलियन पाउंड था पर ईयर। ठीक है, देखिए डेटा कितना पहुंच गया। तो आइटम क्या क्या था, तो जैसे ब्रिटिश ऑफिसर की पेंशन और सैलरी, यूके के सारे लिए गए लोन का इंटरेस्ट, रेलवे गारंटी, आर्मी एक्सपेंसेस, कंपनी शेयर होल्डर के डिविडेंड, सब यहीं से भरा जाता था। मतलब इंडिया का पैसा, इंडिया का रेवेन्यू सब यूके जा रहा था। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन। समझे। अब आता है ग्रोथ फेज एंड रिफॉर्म। तो इसमें सबसे पहला आता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये टर्म सुनते ही एग्जामिनर का दिल खुश हो जाता है, तो इसको एकदम क्लैरिटी के साथ रखते हैं। बार बार सवाल पूछा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो दोस्तों एक ये टर्म किसने कॉइन किया था, तो प्रोफेसर राज कृष्णा, प्लीज ये नाम याद रखिएगा। तो उन्होंने इस फ्रेज का यूज किया था इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए। राज कृष्णा ने इस फ्रेज को यूज किया था इंडिया की जो स्लो इकोनॉमी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। जीडीपी ग्रोथ की बात कर लें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1980s तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ स्टैग्नेंट था। कितना था जी, 3.5% एनुअली था। राइट, तो वही लिखा है कि इंडिपेंडेंस से लेकर 1980 तक, आपको पता है कि 47 में इंडिपेंडेंट हुआ, 1980 तक इंडिया का जो ग्रोथ था वो काफी स्टैग्नेंट था, लगभग 3.5% का था एनुअली। फिर पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ तो और स्लो था, लगभग 1.3% था पर एनुअली। यानी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी पर इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। इसी मिसमैच को बोला गया। परफॉर्मेंस को देखें आसपास, 1992 से 1997 जो 8 प्लान था उसमें 6.7%, 97 टू 2002 से 9 प्लान था 5.3%, 2002 से 2007 10th प्लान था 7.6%। राइट, इसमें दोस्तों ये आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान। क्या आया था जी, एलपीजी का रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। राइट, तो एल मतलब हो गया कि रिस्ट्रिक्शन हटाओ, पी मतलब कि पीएसयू स्टेक को बेचो, जी मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करो, इसको कहा जाता है एलपीजी रिफॉर्म। ये जो बीओपी क्राइसिस हुआ था उस दौरान ही एलपीजी रिफॉर्म आया था। फिर आता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया रिस्पॉन्स। तो देख सकते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस, आपको पता है कि 2008 का जो मेल्ट डाउन है इसमें डिमांड कोलैप्स हो रही थी। 2008 के मेल्ट डाउन में डिमांड कोलैप्स हो रही थी,
गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 1.86 लाख करोड़ इसका फिस्कल स्टिमुलस दिया। कितने का दिया जी? 1.86 लाख करोड़ का, जो टोटल जीडीपी का रफली 3.5% था। इसमें दोस्तों क्या क्या आता है? इसमें टैक्स कट आता है, इसमें दोस्तों आपका एक्सपोर्ट सपोर्ट आता है, टैक्स कट हो गया, एक्सपोर्ट सपोर्ट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश शामिल था। तो दोस्तों 2008 के मेल्टडाउन में डिमांड कोलैप्स हो रही थी, सरकार ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लगभग 1.86 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस दिया, जो जीडीपी का लगभग 3.5% था। टैक्स कट, एक्सपोर्ट सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश शामिल था। फिर 2008 में जो है आरबीआई का एक्शन आया, लिक्विडिटी इंजेक्ट किया इन्होंने 5.6 लाख करोड़ का। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लाइफलाइन डालने के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ पंप किया। ये जीडीपी का ऑलमोस्ट 9% था। सीआरआर कट, रेपो रिडक्शन, रीफाइनेंस सपोर्ट सब इसी पैकेज का पार्ट था। फिर दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को ग्लोबली पैंडेमिक अनाउंस किया, और उसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक गई। फिर 2020-21 के जीडीपी में देख सकते हैं कि लॉकडाउन का पीक पर इंडिया का जीडीपी लगभग -23.8% घट गया। ये दोस्तों इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन से जाते हैं। चलिए इनको एकदम लाइटनिंग फास्ट रिवीजन स्टाइल में क्रैक करते हैं। पहला शॉक है 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देख सकते हैं यहाँ लिखा है। तो इससे किसी कारण से क्या हुआ? एलपीजी रिफॉर्म आया, राइट। तो आपको पता है कि 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, मात्र घटकर कितना हो गया था कि 2 वीक ऑफ इंपोर्ट तक रह गया था। 1991 की बात है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो घटकर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट तक गिर गया था, समझे। तो यही क्राइसिस बन गया गेटवे टू रिफॉर्म। यहीं से हमारा रिफॉर्म आता है। कौन सा रिफॉर्म आता है जी? एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आता है। ये तो हमारा 1991 की बात हो गई। अब आती है 2008। तो 2008 में दोस्तों आता है जीएफसी। जीएफसी होता है हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बोलता है कि देखिए लहमान कोलैप्स ने ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख दिया। इंडिया ने स्टिमुलस प्लस लिक्विडिटी पैकेज से डिमांड को रिवाइव किया। आपने नाम सुना होगा लहमान क्राइसिस। इसने क्या किया? ग्लोबल मार्केट को हिला दिया। तो भारत ने क्या किया? स्टिमुलस प्लस लिक्विडिटी पैकेज के माध्यम से डिमांड को रिवाइव किया, रिवाइव द डिमांड, समझे। फिर आता है 2020 का कोविड-19 पैंडेमिक। आपको पता है दोस्तों कि 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर होता है, और जो Q1 का जीडीपी है वो -23.8% पर क्रैश कर जाती है। ये वर्स्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन था इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में। तो दोस्तों यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब लास्ट में समरी कर लेते हैं जो पॉइंट हमने देखा। इफ देन लॉजिक स्टेटमेंट एग्जाम में डायरेक्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यू का बेस बनता है। जैसे देखिए क्या लिखा है? इफ कॉलोनियल रूल इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्रीजेस वेल्थ ड्रेन इंक्रीजेस। मतलब ब्रिटिश एरा में इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स हुई और होम चार्जेस के थ्रू मैसिव वेल्थ ड्रेन हुआ। तो लॉजिक क्लियर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन गिरती है और वेल्थ ड्रेन बढ़ता है। फिर लिखा है एलपीजी रिफॉर्म आया 1991 में, तो फॉरेन कैपिटल बढ़ा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा। मतलब रिफॉर्म के बाद एफडीआई इनफ्लो आया, प्राइवेट सेक्टर फ्रीडम मिली, कंपटीशन बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ी, सब जंप हुए। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारा जो ग्रोथ है ये क्या हुई? एक्सेलरेट हुई, राइट। फिर लॉकडाउन की बात होती है। यदि लॉकडाउन आएगा तो क्या होगा? सर्विस गिरेगा लेकिन एग्रीकल्चर स्टेबल और एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब आपको पता है दोस्तों कोविड का जो लॉकडाउन था उसमें होटल, ट्रांसपोर्ट, रिटेल सब बंद, इसीलिए सर्विस सेक्टर क्रैश कर गई। बस एग्रीकल्चर को एसेंशियल डिक्लेयर किया, इसीलिए एग्रीकल्चर स्टेबल रहा, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक मैच्योर, देन प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेस, टर्सरी डोमिनेट। तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट का सिंपल पाथवे है। देखो डेवलपमेंट का सिंपल पाथवे ये है कि एग्रीकल्चर घटेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा और सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आखिर में सर्विस सेक्टर ही टॉप लीडर बन जाता है। इंडिया में आज यही रियलिटी है। आपको पता ही है कि 60% प्लस जीडीपी सर्विस से आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कंप्लीट यूनिट 1 का डिस्कशन। इसी प्रकार का डिस्कशन आपको मिलेगा सभी यूनिट्स के लिए हमारे क्रैश कोर्स में। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर